कहानी की शुरुआत होती है साल 1962 में, जहां एक शानदार क्रूज शिप पर सैकड़ों लोग म्यूजिक और डांस का मजा ले रहे होते हैं। जहाज पर एंटोनियो ग्राजा फ्रांसिस्का और उसकी बैंड की मधुर धुन पर हर कोई झूम रहा होता है, बस एक छोटी लड़की केटी को छोड़कर। एक वेटर नोटिस करता है कि केटी अपने खिलौने से "मैं बोर हो रही हूं" लिख रही है। तभी जहाज का कैप्टन उसे देखता है और मुस्कुराते हुए डांस के लिए बुला लेता है। संगीत और खुशियों के बीच किसी को अंदाजा नहीं होता कि ऊपर कोई रहस्यमयी इंसान धीरे धीरे एक लीवर खींच रहा है। कुछ ही सेकंड में वो तार खुलने लगती है और तेजी से घूमते हुए डांस फ्लोर पर आ गिरती है। पल भर में पूरा नजारा खून से भर जाता है। सब लोग कमर के ऊपर से कट जाते हैं। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है, लेकिन केटी बच जाती है क्योंकि उसकी हाइट छोटी होती है और वो उस तार से बच जाती है। 40 साल बाद एक सल्वेज टीम पुराने टूटे हुए जहाज को समंदर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है। जहाज में बहुत ज्यादा पानी भर चुका होता है, जिससे उसे खींचना मुश्किल हो जाता है। एप्स नीचे उतरकर जहाज का हाल देखती है और पता चलता है कि उसमें एक बड़ा छेद हो गया है जो 5 मिनट में पूरे जहाज को डुबो सकता है। कैप्टन मर्फी कहता है कि इसे छोड़ दो, लेकिन एप्स रुककर उसे ठीक करने का फैसला करती है। मर और डॉज उसकी मदद करते हैं और मिलकर वेल्डिंग से उस छेद को बंद कर देते हैं। उनकी मेहनत रंग लाती है और टीम अपनी सफलता और इनाम का जश्न मनाती है। तभी एक पायलट जैक फेरीमैन उनसे मिलने आता है। वो बताता है कि उसने पिछले महीने बेयरिंग सी में एक अजीब सा जहाज देखा था, बहुत पुराना, पर अभी भी तैर रहा था। उसने कई बार रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब वो चाहता है कि ये टीम उस रहस्यमयी जहाज की जांच करे। अगली सुबह टीम निकल पड़ती है। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। शाम होते होते सैंटोस को कुछ अजीब सा दिखाई देता है और वो जल्दी से मर्फी को बुलाता है, लेकिन जब तक वो आता है वो जहाज गायब हो जाता है। मर्फी को लगता है कि सैंटोस को शायद भ्रम हुआ है, पर तभी रडार पर वही चीज बार बार दिखने और गायब होने लगती है। एप्स भी कंट्रोल रूम में आ जाती है और सब मिलकर स्क्रीन पर ध्यान से देखते हैं। मर्फी रेडियो चलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं आता, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा जहाज प्रकट हो जाता है। सैंटोस को अपनी बोट तुरंत रोकनी पड़ती है। वो पूरी तरह टक्कर से तो बचा लेता है, लेकिन बोट का अगला हिस्सा उस विशाल जहाज से टकरा जाता है, जिससे इंजन खराब हो जाता है। मर्फी जहाज का नाम पढ़ता है, एंटोनियो ग्राचा, और हैरानी से बताता है कि ये वही इटालियन जहाज है जो 1962 में बिना कोई सिग्नल भेजे रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। हर कैप्टन का सपना था इसे ढूंढना। टीम तुरंत फैसला करती है कि आधे लोग जहाज पर चढ़कर जांच करेंगे और बाकी आधे लोग उनकी बोट पर रहकर नजर रखेंगे। जैसे ही टीम जहाज पर पहुंचती है, वो देखती है कि सारे लाइफ सेविंग लॉकर खाली हैं और एक भी लाइफ बोट नहीं है। अंदर जाते ही उनका बोट से संपर्क टूट जाता है। माहौल एकदम सन्नाटे से भरा होता है। अचानक उन्हें एक पुरानी घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। वो एक पेंडुलम घड़ी होती है जो अब भी चल रही होती है। जैसे ही वो टाइम बताती है, उसकी तेज आवाज सबको डरा देती है। टीम आगे बढ़ती रहती है, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं देता कि पास में ही केटी का खिलौना खुद ब खुद हिलता है और उस पर लिखा आता है, वेलकम अबोर्ड। जहाज के अंदर जितना गहराई में वो जाते हैं, उतना ही रेडियो पर शोर बढ़ने लगता है। अजीब बात यह है कि उन्हें अब तक एक भी शव नहीं मिलता। एक भारी दरवाजा खोलकर वो नीचे वाले फ्लोर पर पहुंचते हैं। तभी फर्श टूट जाता है और मंडर नीचे गिरने लगता है। एप्स तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन खुद भी फिसलने लगती है। बाकी लोग उसकी टांगें पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगते हैं। नीचे झांकते हुए एप्स को केटी की परछाई नजर आती है, पर पलक झपकते ही वो गायब हो जाती है। बहुत मेहनत से डॉज और मर्फी दोनों को सुरक्षित ऊपर खींच लेते हैं। आखिरकार टीम ब्रिज पर पहुंचती है, जहां जहाज का कंपास और स्टीयरिंग दोनों बंद पड़े होते हैं और फ्यूल टैंक भी खाली। मर्फी जहाज की लॉगबुक उठा लेता है, जबकि डॉज को एक डिजिटल घड़ी मिलती है जो 1962 में बनी ही नहीं थी। इसका मतलब साफ था, किसी ने इस जहाज को पहले भी ढूंढा था, लेकिन फिर भी इसे छोड़कर चला गया। कुछ खास नहीं मिलने पर मर्फी कहता है कि अब सब आराम करें, सुबह इसे रस्सी से बांधकर खींचेंगे। जब वो अपनी बोट पर लौटते हैं, फेरीमैन पूछता है कि क्या उन्हें पता चला कि इस जहाज के साथ क्या हुआ था। मर्फी बताता है कि अब तक कुछ नहीं मिला और वो उन्हें मैरी सेलेस्टे नाम के जहाज की कहानी सुनाता है। वो जहाज भी इसी तरह बिना किसी शव के मिला था, बस खाली। मर्फी बताता है कि एंटोनियो ग्राजा की तरह ही मैरी सेलेस्टे नाम का जहाज भी कई मील तक बिना किसी कैप्टन के चलता रहा था, जब तक उसका फ्यूल खत्म नहीं हो गया। ऐसे जहाजों को ही घोस्ट शिप कहा जाता है। टीम अब सोचने लगती है कि सुबह इस जहाज का क्या किया जाए। मर्फी कहता है कि हमें इसे अपनी बोट से खींच कर ले जाना चाहिए, लेकिन सैंटोस मना कर देता है। उसका कहना है कि उनकी छोटी टग बोट इतने भारी जहाज को नहीं खींच पाएगी। ऊपर से उसके एंकर भी गायब हैं, तो इसे वहीं रोक पाना भी नामुमकिन है। ग्रियर कहता है कि अगर इंजन ठीक कर लिया जाए तो शायद वो खींच पाए, लेकिन ऐसा करने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। अगली सुबह टीम स्कूबा डाइविंग करती है ताकि जहाज के नीचे की हालत देख सके।
नीचे जाकर उन्हें पता चलता है कि जहाज के हुल में एक बड़ा छेद है जिससे धीरे धीरे पानी अंदर जा रहा है। और मुश्किल ये कि समंदर की तेज धार उसे चट्टानों की तरफ धकेल रही है, जहां ये 3 दिन में जाकर टकरा जाएगा। टीम कहती है कि इतने कम समय में दोनों इंजन और जहाज को ठीक करना असंभव है, लेकिन मर्फी उन्हें आदेश देता है कि कोशिश करनी ही होगी। सैंटोस टगबोट पर रहकर इंजन ठीक करने लगता है, जबकि बाकी टीम जहाज पर अलग अलग हिस्सों की जांच के लिए बढ़ जाती है। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि यहाँ रेडियो काम नहीं कर रहे। किसी अनजानी ताकत की तरह सिग्नल पूरी तरह बंद है। मंडर और डॉज जहाज के निचले हिस्से में पहुंचते हैं, जहां हर जगह पानी भरा होता है। आखिर में उन्हें इंजन रूम मिलता है, लेकिन वो भी पूरा डूबा हुआ होता है। दूसरी तरफ ग्रियर और मर्फी कप्तान के कमरे तक पहुंचते हैं, मगर मर्फी उसे अंदर आने से रोक देता है। वो अकेले कमरे में जाता है, जहां उसे कप्तान की टोपी, खून से सनी रेजर और एक पुरानी व्हिस्की की बोतल मिलती है। वो झिझकते हुए व्हिस्की उठाता है, लेकिन जैसे ही वो गिलास होंठों तक लाता है, आईने में उसे खुद की जगह जहाज का कप्तान दिखाई देता है। एक पल के लिए उसका चेहरा बदल जाता है और अगले ही पल सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मर्फी उस कमरे से बाहर निकल जाता है, बिना देखे कि उसके जाते ही आईने में उसका चेहरा दोबारा बदल जाता है। दूसरी तरफ ग्रियर अकेले जहाज के अंदर घूम रहा होता है और देखता है कि पुराना एलिवेटर नीचे गिर चुका है। वहीं एप्स और फेरीमैन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अकेले चलते हुए एप्स को एक पुराना स्विमिंग पूल रूम मिलता है। अंदर जाते ही उसे दीवारों में कई गोलियों के निशान और फर्श पर बुलेट के खोल दिखाई देते हैं। जैसे ही वो सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगती है, अचानक उसके सामने केटी की परछाई नजर आती है। डर के मारे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ मिनट बाद जब वो होश में आती है तो उसे अपने नीचे बहता हुआ खून नहीं दिखाई देता, जो फर्श के छेद से नीचे जा रहा होता है। तभी फेरीमैन वहां पहुंचकर उसे उठाता है। दोनों बाहर निकलने ही लगते हैं कि दीवारों के सारे छेद खून उगलने लगते हैं और पल भर में पूरा पूल खून से भर जाता है, जिसमें सैकड़ों लाशें तैरने लगती हैं। अचानक पूरे जहाज में फ्रांसिस्का के गाने की आवाज गूंजने लगती है, जो अब रेडियो पर भी चल रही होती है। ग्रियर उस आवाज का पीछा करते हुए डाइनिंग हॉल में पहुंचता है, जहां एक पियानो रखा होता है। उसके ऊपर एक सिगरेट रखी होती है, जिस पर लिपस्टिक का निशान होता है, और वो अब भी जल रही होती है। पास की दीवार पर फ्रांसिस्का का पोस्टर टंगा होता है। वो उसे देखता है और उसकी खूबसूरती में खो जाता है, बिना जाने कि फ्रांसिस्का उसी वक्त पास में खड़ी उसे देख रही होती है। उधर एप्स एंड फेरीमैन जहाज के लॉन्ड्री एरिया में पहुंचते हैं, जहां एप्स वेंट चेक करने के लिए उसे खोलती है। जैसे ही वेंट खुलता है, अंदर से तेज पानी का झोंका निकलता है और पूरा कमरा डूबने लगता है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और दोनों घबराकर देखते हैं कि पानी में तैरती लाशें सिर्फ 1 महीने पुरानी हैं। एप्स रेडियो से अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन रेडियो सिर्फ अजीब शोर करता है। इसलिए दोनों बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। चलते चलते वो जहाज के कार्गो एरिया में पहुंचते हैं। एप्स जल्दी निकलना चाहती है, लेकिन फेरीमैन वहां रखी एक पुरानी कार देखने में उलझ जाता है। उसी समय एप्स को एक डाक के थैलों के ढेर के नीचे कुछ हिलता हुआ नजर आता है। वो पास जाकर उसे लात मारती है तो वहां से चूहों का झुंड बाहर भागता है और उनके पीछे से सोने की ईंटों से भरा बॉक्स निकल आता है। वो खुशी से बाकी टीम को बताने की कोशिश करती है, लेकिन रेडियो से सिर्फ शोर आने लगता है और फिर अचानक एक ठंडी सी आवाज एप्स का नाम पुकारती है। यहाँ बहुत ठंड है एप्स। जहाज का माहौल और भी डरावना हो जाता है, जैसे मरे हुए लोग अब जाग रहे हों। एप्स और फेरीमैन जहाज के अंदर गैली एरिया रसोई की तरफ बढ़ते हैं। एप्स जिज्ञासा से फ्रिज खोलकर अंदर झांकती है, लेकिन तभी अंदर लटकी हुई कुछ चीजें अचानक हिलने और चिल्लाने लगती हैं। डर के मारे वो चीखते हुए बाहर भाग जाती है। बाहर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि ये सब मंडर और डॉज की शरारत थी। कुछ देर बाद पूरी टीम कार्गो होल्ड में इकट्ठी होती है ताकि बाकी बचे बक्से खोले जा सकें। जैसे ही वो एक एक कर बक्से खोलते हैं, सब हैरान रह जाते हैं। अंदर सोने की ईंटें भरी होती हैं। पूरी टीम खुशी से झूम उठती है, पर ग्रियर थोड़ा शक में पड़ जाता है। उसका कहना है कि इतना सोना जरूर किसी बीमा के तहत था। डॉज बताता है कि इन ईंटों के निशान घिसे हुए हैं ताकि उन्हें ट्रेस न किया जा सके, यानी ये चोरी का सोना है। मंडर कहता है कि इससे शायद 1962 की घटना समझ आती है, लेकिन हमें तो अब नई लाशें भी मिली हैं। मर्फी सबको समझाता है कि इंटरनेशनल वाटर में जो चीज मिलती है वो खोजने वाले की होती है, इसलिए सब फैसला करते हैं कि जहाज छोड़कर सिर्फ सोना लेकर निकलना ही बेहतर रहेगा। अब टीम सोना पैक करने लगती है, जबकि ग्रियर और सैंटोस वापस अपनी टगबोट पर लौटते हैं ताकि इंजन की मरम्मत पूरी कर सकें। लेकिन तभी इंजन रूम में रखा एक गैस टैंक अपने आप खुलने लगता है। उसी समय केटी जहाज पर मौजूद होती है और उसे कुछ गलत महसूस होता है। वो एप्स को चेतावनी देने की कोशिश करती है, पर एक दूसरी आत्मा उसे जोर से पीछे धकेल देती है। उधर ग्रियर टगबोट का इंजन स्टार्ट करता है और तभी एक भयानक धमाका होता है। पूरी इंजन रूम आग की लपटों में घिर जाती है।
पास ही मौजूद मंडर और फेरीमैन किसी तरह कूदकर जान बचा लेते हैं। सैंटोस का शरीर आग में जल उठता है और वो भी पानी में छलांग लगा देता है, लेकिन तभी टगबोट का दूसरा हिस्सा भी फट जाता है। धमाके की जोरदार लहर से एप्स जहाज से पीछे फेंक दी जाती है। वो गिरते ही तुरंत पानी में कूदकर अपने साथियों को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। वो ग्रियर को किसी तरह बाहर निकाल लेती है और फेरीमैन मंडर को बचा लेता है, लेकिन सैंटोस कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ केटी ऊपर जहाज से ये सब कुछ खामोशी से देखती रहती है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलकते हैं। जब पूरी टीम अब उस डरावनी जहाज पर रात गुजारने के लिए मजबूर होती है, डॉज सैंटोस की मौत का इल्जाम फेरमन पर लगाता है कि उसने इस जहाज के बारे में रिसर्च नहीं की थी। गुस्से में वो उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रीर बीच में आकर उसे रोक लेता है। एप्स कहती है कि हमें जहाज को ठीक करना चाहिए ताकि हम इसे चलाकर घर लौट सकें, या कम से कम तब तक जिंदा रह सकें जब तक कोई हमें बचाने नहीं आता। लेकिन इस बात पर सबके बीच झगड़ा हो जाता है और ग्रीर गुस्से में मंदिर को मुक्का मार देता है। इसके बाद दोनों को अलग अलग कमरों में ले जाकर शांत किया जाता है। दूसरी तरफ आधी रात को केटी को स्विमिंग पूल के पास नाचते हुए देखा जाता है। वहीं किचन में डॉज और मंदिर कुछ पुराने डिब्बे खोलते हैं और हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि अंदर का खाना अभी भी ठीक है। लेकिन उनकी खुशी कुछ ही पलों में खत्म हो जाती है जब उन्हें खाने में कीड़े नजर आते हैं। उधर एप्स पुराने यात्रियों की लिस्ट देखती है और उसमें केटी का नाम पाती है। लिस्ट में लिखा होता है कि वो अकेले सफर कर रही थी। अब एप्स को उसका कमरा नंबर मिल जाता है और वो उसे ढूंढने निकलती है। तभी अचानक सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, सिवाय एक के जो धीरे धीरे खुलता है। एप्स डरते हुए उस कमरे में दाखिल होती है। अंदर उसे कुछ गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। कमरा केटी के सामान से भरा होता है, लेकिन जब एप्स अलमारी खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर केटी की लाश पड़ी होती है। थोड़ी देर बाद एप्स को उसके शरीर से एक लॉकेट मिलता है जिसमें केटी के माता पिता की तस्वीरें होती हैं। तभी केटी का भूत उसके पास आता है और कहता है, इसे बंद मत करो, मैंने उन्हें सालों से नहीं देखा। एप्स उसे लॉकेट लौटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो केटी के हाथ के आर पार चला जाता है और एप्स समझ जाती है कि वो सच में एक भूत है। केटी उसे बताती है कि यहाँ सबकी आत्माएं फंसी हुई हैं और जब वो अपनी आत्माओं की गिनती पूरी कर लेगा तो सबकी आत्माएं निगल ली जाएंगी। एप्स घबराकर पूछने की कोशिश करती है कि वो कौन है, लेकिन तभी कमरे की छत पर खून फैलने लगता है और केटी डरते हुए कहती है, वो नहीं चाहता कि हम बात करें। केटी एप्स से कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। ये कहकर वो चीखते हुए अचानक गायब हो जाती है। उधर डाइनिंग हॉल में ग्रीर अकेले बैठा अपनी मंगेतर की तस्वीर देखता हुआ शराब पी रहा होता है। कुछ देर बाद जब वो उठने की सोचता है, तभी अचानक कमरे की सारी लाइटें जल उठती हैं और टूटी हुई चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। कुछ ही पलों में पूरा हॉल बिल्कुल नया और चमकदार दिखने लगता है। पुराने मेहमानों की आत्माएं भी वहां प्रकट होकर तालियां बजाने लगती हैं। तभी फ्रांसिस्का उसके पास आती है और उसके गाल पर हल्का सा किस करती है। ग्रीर समझ जाता है कि ये सब असली नहीं है और ग्रीर सीधा नीचे लिफ्ट शाफ्ट में गिर जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फ्रांसिस्का का चेहरा अचानक राक्षसी रूप में बदल जाता है और वह डरावनी हंसी हंसती है। दूसरी तरफ कप्तान के कमरे में मर्फी शराब पीते पीते सो जाता है। कुछ देर बाद बोतल अपने आप हिलने लगती है और वह चौंक कर उठता है। उसके सामने पुराना कप्तान खड़ा होता है और उसे एक और ड्रिंक ऑफर करता है। साथ ही वो मर्फी को एक नोटबुक देता है जिसमें लॉरेलाई नाम की जहाज की तस्वीरें होती हैं। वही जहाज जिसे मर्फी ने उस वक्त बचाया था जब एंटोनिया ग्राजा गायब हुई थी। तस्वीरों में वही सोने के बक्से नजर आते हैं जो अब इस जहाज पर हैं। मर्फी कहता है कि लॉरेलाई में कोई भी जिंदा नहीं बचा था, लेकिन कप्तान उसे सही करता है और एक तस्वीर दिखाता है जिसमें एकमात्र जिंदा बचे इंसान को देखा जा सकता है, और उसे देखकर मर्फी के होश उड़ जाते हैं। डरे हुए मर्फी बाकी लोगों को ढूंढने निकलता है। जब वो स्विमिंग पूल वाले कमरे में पहुंचता है तो उसे सैंटोस का भूत दिखता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन सैंटोस बार बार उसके सामने आकर कहता है, मेरी मौत की वजह तुम हो। तभी एप्स और फेरेमन वहां पहुंचते हैं और मर्फी को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मर्फी की नजर में अब दोनों ही सैंटोस नजर आने लगते हैं। मर्फी को लगता है कि एप्स और फेरेमन उस पर हमला करने वाले हैं, इसलिए वो पहले ही हमला कर देता है और एप्स को जोर से एक खंभे से धक्का मार देता है। एप्स खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने कप्तान को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मर्फी बार बार उस पर हमला करता है, जिससे एप्स मजबूर होकर पास रखी किसी चीज से उसके सिर पर मारती है और उसे पीछे धकेल देती है। मगर मर्फी रुकता नहीं, वो फिर से हमला करने आता है, इसलिए एप्स को उसकी टांग में छुरा घोंपना पड़ता है। गुस्से में मर्फी उसे मारने ही वाला होता है कि तभी फेरेमन पीछे से उसके सिर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद बाकी क्रू सदस्य सब एक साथ इकट्ठे होते हैं और मर्फी को सबकी सुरक्षा के लिए एक्वेरियम रूम में बंद कर देते हैं। अब उन्हें बस ग्रीर को ढूंढना है।
सुबह होते होते भी उन्हें ग्रीर का कोई पता नहीं मिलता। सब मिलकर तय करते हैं कि जहाज को ठीक करने की योजना पर काम जारी रखें। मंडर, डॉज और एप्स इंजन रूम में जाकर गोता लगाते हैं। वे दरवाजे को उड़ाकर अंदर पहुंचते हैं और वहां बड़ा सा छेद देखते हैं। काफी मेहनत के बाद वे उस छेद को बंद कर देते हैं। फिर वे पाइप और पंप लगाकर जहाज के अंदर का पानी निकालना शुरू करते हैं। इसमें वक्त तो लगेगा, लेकिन अब कंपास और स्टीयरिंग फिर से काम करने लगते हैं। अगर वे पानी के बहाव पर कंट्रोल बनाए रखें तो जहाज को चट्टानों से टकराने से बचाया जा सकता है। इसके बाद एप्स एक बार फिर ग्रियर को ढूंढने निकलती है। तभी केटी प्रकट होती है और उसे रास्ता दिखाती है। एप्स जब वहां पहुंचती है तो उसे ग्रीर की लाश मिलती है और वो टूट जाती है। केटी उसका कंधा छूती है और उसे पुराने वक्त की यादों में ले जाती है, जब लॉरेलाई जहाज मिला था। एप्स देखती है कि उस समय सोने के लालच में कैसे यात्रियों और क्रू ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। लालच, डर और खून से पूरा जहाज भर गया था। इंसानों ने ही केटी को उसके कमरे में ले जाकर मार डाला था। और जब आखिरी बचे कुछ लोग सोने के बक्सों तक पहुंचे तो फ्रांसिस्का ने उनके लीडर को बहकाया ताकि वो अपने ही साथियों को मार दें। लेकिन जैसे ही उसने सबको मार दिया, फ्रांसिस्का ने उसी लीडर को भी सिर में गोली मार दी। उसे पता नहीं था कि अभी भी एक आखिरी आदमी जिंदा है। यादों में दिखता है कि वो आखिरी आदमी फ्रांसिस्का को धोखा देता है और फिर लोहे के हुक से बेरहमी से मार डालता है। फिर वो उसके हाथ पर एक अजीब निशान बनाता है। ये सब देखकर एप्स के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि फेरेमन है। ये याद आते ही एप्स तेजी से दौड़कर एक्वेरियम रूम की ओर भागती है, जहां फेरेमन को मर्फी की देखरेख करनी थी। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो बहुत देर हो चुकी होती है। मर्फी मर चुका होता है। एप्स गौस से और दर्द में बार बार कांच पर मुक्के मारती है, फिर टूटकर वहीं गिर जाती है। इधर इंजन रूम में पाइप बंद हो जाने से पानी रुक जाता है। मंडर उसे ठीक करने के लिए नीचे गोता लगाता है, जबकि डॉज जहाज के ब्रिज पर जाकर कंट्रोल संभालता है। तभी एप्स वहां पहुंचती है और उसे मर्फी की मौत के बारे में बताना चाहती है, लेकिन तभी फेरेमन भी कमरे में आ जाता है। एप्स तुरंत बात बदल देती है और कहती है कि हमें अभी के अभी जहाज छोड़ देना चाहिए। वो नीचे जाकर रास्ता देखने का जिम्मा लेती है और डॉज से कहती है कि वो और फेरेमन एक दूसरे पर नजर रखें। जाने से पहले वो डॉज को एक बंदूक भी देती है। उधर मंडर पानी में पाइप ठीक कर रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके पैर कहीं फंस गए हैं। असल में जहाज के गियर अपने आप घूमने लगते हैं और मंडर को अंदर की तरफ खींचने लगते हैं। वो पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन मशीनें बहुत भारी होती हैं और कुछ ही सेकंड में उसे कुचल देती हैं। जब एप्स वहां पहुंचती है तो पानी में फैला खून सब बता देता है। ब्रिज पर फेरेमन बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन डॉज उसका रास्ता रोक लेता है और बंदूक तान देता है। फेरेमन उसे गालियां देकर भड़काने लगता है और डॉज आखिरकार डर और गुस्से में गोली चला देता है। फेरेमन जमीन पर गिरता है और डॉज को लगता है कि वो मर गया है, लेकिन असल में वो अब भी जिंदा है। दूसरी तरफ एप्स नीचे विस्फोटक सेट कर रही होती है ताकि जहाज को उड़ाया जा सके। तभी वहां डॉज आता है और कहता है कि फेरेमन अब नहीं रहा। एप्स उसे सावधान करते हुए कहती है कि इतना यकीन मत कर। वो बताती है कि वो इस जहाज को हमेशा के लिए खत्म करने जा रही है। डॉज इस बात पर भड़क उठता है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। जब वो डिटोनेटर छीनने की कोशिश करता है तो एप्स पीछे हट जाती है। अब डॉज गुस्से में चिल्लाने और चीजें फेंकने लगता है। तभी एप्स को शक होता है, अगर डॉज सच में है तो उसने अब तक मंडर के बारे में पूछा क्यों नहीं। जैसे ही एप्स ये सवाल करती है, अचानक डॉज का चेहरा बदलने लगता है और वो असली रूप में आ जाता है। असल में वो फेरेमन ही होता है जिसने डॉज को मारकर उसका चेहरा ले लिया था। अब एप्स को सब समझ आता है। फेरेमन कोई इंसान नहीं बल्कि एक शापित आत्मा है जो अपनी जिंदगी में किए गए पापों की सजा काट रहा है। उस पर यह श्राप है कि जब तक वो काफी भ्रष्ट आत्माएं इकट्ठी नहीं करता, तब तक उसे जहाज भरकर नरक भेजते रहना होगा। इसी वजह से केटी उसकी गिनती में नहीं आती, क्योंकि वो निर्दोष थी। फेरेमन एप्स को ऑफर देता है, अगर वो जहाज को उड़ाने का प्लान छोड़ दे तो वो उसे जिंदा जाने देगा, लेकिन एप्स बिना डरे साफ मना कर देती है। जैसे ही वो विस्फोट करने वाली होती है, फेरेमन अपनी शक्ति से एक लोहे की बीम एप्स की तरफ फेंकता है। वो जमीन पर गिर जाती है और डिटोनेटर उसके हाथ से छूटकर पानी में चला जाता है। फेरेमन भी पानी में कूदता है और एप्स को बुरी तरह मारने लगता है, लेकिन एप्स भी हार मानने वाली नहीं होती। उसे पानी में एक क्रॉसबो दिखता है और वो उसी से फेरेमन के पैर में तीर मार देती है। फेरेमन दर्द से पीछे हटता है और तभी एप्स मौका पाकर तीर चलाती है। ये तीर सीधे डिटोनेटर पर लगता है। अगले ही पल जबरदस्त धमाका होता है जो पूरे जहाज को उड़ा देता है। फेरेमन आग में जलकर खाक हो जाता है और जहाज में फंसी सारी आत्माएं आजाद हो जाती हैं। एप्स टूटे हुए हिस्सों के बीच तैरती हुई ऊपर आती है और उसे केटी दिखाई देती है, जो मुस्कुराकर उसे सुरक्षित रास्ता दिखाती है। वो आखिरी बार अलविदा कहती है और बाकी आत्माओं के साथ गायब हो जाती है। ऊपर समुद्र की सतह पर एप्स डूबते जहाज और आसमान में उड़ती आत्माओं की रोशनी देखती है।
थोड़ी देर बाद एक रेस्क्यू शिप उसे बचा लेता है। कुछ समय बाद एप्स जमीन पर लौट आती है और जब उसे एम्बुलेंस में बिठाया जा रहा होता है तो उसकी नजर सोने के बक्सों पर पड़ती है और उसके पीछे खड़ा फेरेमन जिंदा और मुस्कुराता हुआ। एप्स चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन तभी एम्बुलेंस के दरवाजे बंद हो जाते हैं और इसी सीन के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।